related to Ganesh by a young man Mahendra Bai। ये कहानी महेंद्र द्वारा गणेश नामक नवयुवक को सुनाई गई। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है कंपनी में और वो कंपनी विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों के लिए अपने निरीक्षकों की सेवाएं किराए पर उपलब्ध कराती है और वो विभिन्न जो निर्माण स्थल हैं जैसे कि फैक्ट्रीज होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, डैम्स होते हैं, निरीक्षकों की सेवाएं किराए पर उपलब्ध कराती है। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site और महेंद्र का काम इन्हीं साइट्स पे जो कार्य चलते हैं उन पर दृष्टि रखना है। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। He was a bachelor। उसे अपने मुख्य कार्यालय के निर्देश के अनुसार, जैसे कि मुख्य कार्यालय उसके निर्देश करता है, उसी के अनुसार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता है। कभी वो कोयले की खान पर जाता है निरीक्षण करने के लिए, तो कभी किसी रेलवे पुल के निर्माण पर। वहाँ से कुछ मास बाद फिर वह रसायन केमिकल कोई प्लांट लगा है वहाँ पर वो निरीक्षण के लिए चला जाता है। He was a bachelor। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the idle of stone quarry। But one asset he had was his cook ईश्वरन। महेंद्र एक अविवाहित युवक है, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी और वह सभी प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था, चाहे वह कोई घटिया सा विश्राम गृह हो या चाहे पत्थरों की खदान के बीच कोई काम चलाऊ टेंट। ईश्वरन उसके लिए बहुत ही काम का आदमी था और वह हमेशा ईश्वरन को अपने साथ रखता था। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted। और ईश्वरन भी महेंद्र से काफी अटैच था, काफी जुड़ाव महसूस करता था, जुड़ा हुआ था, उससे लगाव रखता था और वह भी बिना किसी शिकायत के महेंद्र के साथ हमेशा जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी वहीं पर चला जाता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night। वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता, उसके कपड़े धोता और रात के समय अपने मास्टर के साथ गपशप करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject। और ईश्वरन अनगिनत कहानियां किस्से घड़ने में भी माहिर था, वह मिनटों में अपने आप ही कहानी बना लेता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। ईश्वरन में एक गुण यह भी था कि वह सब्जियां और खाने की वस्तुएं न जाने कहां से ले आता था, उन जगहों पर भी जहां दुकान मीलों तक ना हो, जहां पर दुकानें दूर दूर तक ना दिखाई देती हो, वहां भी वह न जाने कहां से खाने का सामान और खाना पकाने का सामान और सब्जियां ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। और वह टीन के छपरों के नीचे नए कार्यस्थल पर भी न जाने कहां से सामान उपलब्ध कराकर कुछ ही घंटों में ताजी सब्जियों से बने स्वादिष्ट खाने को तैयार कर लेता था। स्वादिष्ट भोजन जादू की भांति एकदम से तैयार कर देता था। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him। महेंद्र सवेरे उठकर नाश्ता खाकर अपने काम पर चला जाता था और वह अपने साथ दोपहर के लिए खाना बना हुआ ले जाता था लंच के रूप। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। It would be lunch time by then। और ईश्वरन पूरा कमरा साफ करता था, जहाँ पर वो रह रहे थे उस कमरे को वो साफ करता था, कपड़े धोता था और फिर मजे से नहाता था। बहुत सी पानी की बाल्टियां अपने ऊपर उड़ेलते हुए और एक वह नहाते हुए प्रार्थना को भी गुनगुनाता रहता था और इतने में ही दोपहर के भोजन का समय हो जाता था। After eating, he would read for a while before dozing off। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages। खाना बनाने के बाद, खाना
खाकर वह कुछ देर के लिए दोपहर को सोने से पहले कोई पुस्तक पढ़ता था और प्राय जो ये पुस्तकें पढ़ता था वो कई सौ पेज वाली तमिल भाषा में रोमांचक पुस्तकें होती थी और उसमें दिए गए काल्पनिक वर्णन व वृत्तांत ईश्वरन के मन में छा जाते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड हैव ईश्वरन enthralled। जो वो पुस्तक पढ़ता था उनमें जो इमेजिनेशन डिस्क्रिप्शंस दी होती थी और जो तरीका था नरेशन करने का नरेटर का, वो ईश्वरन को एकदम से जादूमय कर देता था। ईश्वरन को बहुत ही वो प्रभावित करता था, उसको बहुत ही मजा आता था उन थ्रिल्स को पढ़ने में। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और वो जब अपनी बात करता था, अपनी बात कोई बताता था तो उसमें भी वो आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। इन तमिल राइटर्स का, इन तमिल ऑथर्स का वो इन्फ्लुएंस उन्हें भी देखने को मिलता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। जब वह कोई साधारण सी घटना का भी वर्णन करता तो उसमें वह हैरानी तथा रोमांच पैदा करने का प्रयास करता था। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone। उदाहरण के लिए अगर वह यह बताना चाहता हो कि उसने सड़क पर एक गिरे हुए पेड़ को देखा तो वह ये सिंपल तरीके से नहीं कहेगा, बल्कि वो अपनी बाहों को, अपनी आईब्रोज को थोड़ा ऊपर चढ़ाएगा और हाथों को नाटकीय ढंग से हिलाता हुआ कहेगा, सड़क सुनसान थी और मैं अकेला था। अचानक मैंने सड़क पर कोई वस्तु देखी। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across the road। तो वो अचानक कहेगा कि अचानक मैंने सड़क पर एक वस्तु देखी जैसे कोई बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क के आर पार लेटा हुआ था। I was half inclined to turn and go back। मेरे मन में आया कि मैं वापिस मुड़ के देखूं, but as I came closer, I saw that it was fallen tree with its dry branches spread out। परंतु जब मैंने समीप जाकर देखा तो मैंने पाया कि वह एक गिरा हुआ पेड़ था, उसकी सूखी टहनियां फैली हुई थी। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वर's tales uncritically। और महेंद्र अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ ईश्वर की कहानियों को बिना किसी आलोचना के सुनता रहता, उसे मजा आता उसकी कहानियां सुनने में। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन would begin। और एक बार कहानी सुनाते हुए ईश्वरन अपनी बात को शुरू करता है और कहता है, जहाँ से मैं आता हूँ साहब, वह स्थान इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। There is a richly wooded forest all round। और वहाँ पर बहुत घने घने जंगल हैं चारों तरफ। The logs are hauled on the lorries by elephants। और लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। They are huge well-fed beasts। वह बड़े बड़े पाले हुए हाथी होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them। और बताता है आगे कि जब वो हाथी मस्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े महावत भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant। और इसके बाद यह भूमिका बनाने के पश्चात ईश्वरन एक हाथी से संबंधित कोई बड़ा सा किस्सा सुनाने लग जाता है। One day, Tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will। एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के प्रांगण से भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को रोनता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ और टहनियों को अपनी मन मर्जी से तोड़ता हुआ इधर उधर बेकार में घूमने लगा। You know sir how an elephant behaves when it goes mad। और कहता है कि सर आप जानते हो जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसे बर्ताव करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet, emulation of the mad elephant। और वह कहानी सुनाता सुनाता इतना मदमस्त हो जाता है कि वह अपनी ही कहानी से उत्तेजित होकर ईश्वरन मस्त हाथी की नकल करता हुआ जोर जोर से अपने पैर को फर्श पर पटकता हुआ उछल कूद करने लग जाता है। तो यहीं पर हमारी ये फर्स्ट वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबसे मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।